गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 10th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बीच में मैंने आपको 3 चैप्टर छुड़वाए हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी से रिलेटेड हम सारे चैप्टर्स पहले एक साथ करेंगे। तो देखिए, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या पढ़ेंगे? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको मेनली देखना है नंबर 1 मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, ये मीनिंग आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, वही मीनिंग आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट is the statement which are prepared at the end of the financial year to find out profit and loss and financial position of the business। कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट लॉस का पता लगाने के लिए कंपनी जो स्टेटमेंट बनाती है हम उसे क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ध्यान रखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन हम वही ले सकते हैं जो हमने पिछले चैप्टर से ली है। और अगर आप इसमें से कुछ लिखना चाहते हो तो आप बेटा ये वाली बातें लिखेंगे कि द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये समराइज इन्फॉर्मेशन है कंपनी की और उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल करते हैं। बेटा ये चीज़ें शायद मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बता दी थी। इसमें हम शामिल करते हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ आप स्टेटमेंट वर्ड जरूर लगाओगे। क्या लगाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद नोट टू अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ऐसे 4 चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनती है। नंबर 1 बैलेंस शीट, नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर 3 नोट टू अकाउंट और नंबर 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो देखिए बेटा, ये ऑब्जेक्टिव्स भी हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। नंबर 1 to prepare financial data, to find out profit and loss, to find out financial position of the company, to provide data to the users and external parties, और to give base for future decision। ये 5 पॉइंट बेटा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद आता है नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके लिए आपको बेटा को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है थ्योरी पार्ट के हिसाब से। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आप वैसे सुन लो, समराइजेशन, इसमें समरी होनी चाहिए, एक्यूरल बेसिस होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी और टर्मिनोलॉजी का इसमें यूज़ होना चाहिए, अजम्पशन बेस होने चाहिए और पास्ट पर बेस्ड हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने चाहिए। तो इसमें आप सिर्फ पॉइंट्स याद कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बातें होनी चाहिए, इसको आप छोड़ दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देयर यूटिलिटी। कि वो कौन सी पार्टीज़ हैं जो एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या रखती है बेटा? इंटरेस्ट रखती है। उसमें आप क्या आएंगे? सबसे पहले इंटरनल यूज़र्स, इनमें शेयर होल्डर्स, इंटरनल यूज़र्स में शेयर होल्डर और मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़। जबकि एक्सटर्नल यूज़र्स में कौन हो जाएंगे? बैंक हो जाएंगे, डिवेंचर होल्डर्स हो जाएंगे, डेटर हो जाएंगे, क्रेडिटर्स हो जाएंगे। ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कौन होते हैं? एक्सटर्नल यूज़र्स। बेटा ये दोनों ही पॉइंट आप 11th में भी पढ़ के आए हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशंस। तो नंबर 1 है हिस्टोरिकल फैक्ट्स। ये पिछले फैक्ट्स के आधार पर चलता है, जबकि पिछली बिहाफ पर फ्यूचर का डिसीजन हो ये ज़रूरी नहीं है। बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड, कई चीज़ें इसमें एस्टिमेटेड बेस होती है। लेक ऑफ क्वालिटिव इंफॉर्मेशन, इसमें क्वालिटिव इंफॉर्मेशन की कोई भी सूचनाएं, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, उसकी कमी होती है। जैसे आपके ऑनेस्टी हो गई, गुड रिलेशंस हो गए, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। हिस्टोरिकल कोर्स से रिलेटेड होते हैं। और हिडिंग रियल पोजीशन, कई बार इसमें रियल पोजीशन को छुपा भी दिया जाता है। उसके बाद अब जो है वो मेन चैप्टर अपना, ये जो चैप्टर है वो एक्चुअल में यहीं से शुरू हो रहा है।
इससे पहले तो पिछले वाला ही चैप्टर था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उनके यूज़र्स कौन होते हैं, और एक अच्छे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। लेकिन अब जो मेन पॉइंट है वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है? तो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, तो यहाँ यही बात है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट्स ए मास ऑफ कॉम्प्लेक्स डाटा इन एब्सोल्यूट मॉनेटरी टर्म, कि ऐसी कोई भी चीज़ें हैं जो मॉनेटरी टर्म की हो उन्हें शो करना, उनमें लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगाने के लिए जो हम स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो ये डेफिनेशन आप अपनी कॉपी में भी उतारेंगे और इसे लर्न भी करेंगे। वीकनेस ऑफ द बिजनेस, यहाँ तक आप इसे लर्न करेंगे। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो नंबर 1 टू मेजर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, नंबर 2 एसेट्स प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगाना, टू मेक इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपेरिजन, दो फर्मों के बीच में या एक ही फर्म के 2 सालों के बीच में या 2 डिपार्टमेंटों के बीच में क्या करना? कंपैरिजन करना, ठीक है। सॉल्वेंसी का पता लगाना, ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम बनाते क्या क्या हैं। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मैं जो टॉपिक आपको बता रही हूँ केवल आपको वही कॉपी में नोट डाउन करना है। अब ये नोट डाउन करना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है थ्योरी के बेस पे। देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहला आता है एक्सटर्नल एनालिसिस। बेटा नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सटर्नल एनालिसिस मीन्स फॉर एक्सटर्नल यूजर्स, कि एक्सटर्नल यूजर्स के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाता है या जो एनालिसिस बाहर के लोग आपकी कंपनी का करते हैं उसे कहते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। नंबर 2, व्हेन एनालिसिस इज कंप्लीट बाय द मैनेजमेंट, और वो एनालिसिस जो कंपनी के लोग कंपनी के लिए करते हैं उसे क्या कहते हैं? इंटरनल एनालिसिस। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी स्कूल का एनालिसिस बाहर के लोग करें तो वो कहलाएगा आपका एक्सटर्नल एनालिसिस। जैसे आपके पेरेंट्स आपकी स्कूल का एनालिसिस करें कि क्या है, अच्छी है, नहीं है, ग्रोथ कैसा है, स्टडी कैसी है, अगर वो एनालिसिस करते हैं तो वो क्या हुई? एक्सटर्नल एनालिसिस। लेकिन यही एनालिसिस मैनेजमेंट करे, बिजनेसमैन खुद करे, कंपनी खुद करे तो वो क्या कहलाएगी? इंटरनल एनालिसिस। फिर नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है बेटा? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है कि अंडर दिस मेथड एवरी आइटम इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कंपेयर्ड विद द प्रीवियस ईयर। बस सीधी सी बात है बेटा, एक ही कंपनी के 2 सालों के बीच में आप कंपेयर करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल या डायनेमिक एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद आता है वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस में क्या होता है? एक ही साल की अलग अलग आइटम्स के बीच में हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। एक बार फिर से सुनिए, हॉरिजॉन्टल में 2 सालों के आइटम्स के बीच में हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं, उन्हें कंपेयर करते हैं। लेकिन वर्टिकल में हम एक ही साल के अलग अलग डाटास के बीच में क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस साल की सेल को पिछले साल की सेल से आप कंपेयर करोगे तो वो तो क्या होगी? हॉरिजॉन्टल। लेकिन इस साल की सेल को इसी साल की परचेज के साथ कंपेयर करो, इस साल की सेल को इसी साल के एक्सपेंसेस के साथ कंपेयर करो, इस साल की सेल को इस साल के प्रॉफिट से कंपेयर करो तो वो आपकी क्या कहलाएगी? वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है। तो वर्टिकल एनालिसिस की डेफिनेशन में लिखेंगे अंडर दिस एनालिसिस 100 से इसको लेते हुए एक ही साल के डाटास के बीच में क्या किया जाता है बेटा? कंपेयर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लिख लेना कॉपी में। तो देखिए पहला है पीरियड। हॉरिजॉन्टल जो एनालिसिस होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा टाइम के बीच में होता है, जबकि वर्टिकल एनालिसिस एक ही साल के बीच में होता है। यूज़फुलनेस, ये टाइम सीरीज एनालिसिस में यूज़फुल होती है, ये सोशल एनालिसिस सेक्शनल एनालिसिस में यूज़फुल होती है। कंपैरिजन
इट इज़ वन पार्ट ऑफ कंपैरिजन, ये बेस होता है कंपैरिजन पे। इस तरीके से इनका क्या होगा, डिफरेंस। उसके बाद आता है टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस की टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, तो ध्यान रखना ये 6 टेक्निक्स होती है। नंबर 1 कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो और फंड फ्लो। तो देखिए बेटा ढंग से सुनिए, ये 3 जो एनालिसिस हैं वो तो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और ट्रेंड एनालिसिस। फिर रेशियो एनालिसिस हमारे अगले चैप्टर में है, और ये दोनों एनालिसिस हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपको नाम याद रखना है। इस तरीके से बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की 6 टेक्निक है। कितनी टेक्निक है, 6। नंबर 1 कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट बोल दो, चाहे एनालिसिस बोल दो, ठीक है। उसके बाद अब हम एक एक करके इनको समझेंगे। कल जो बेटा हम करेंगे वो करेंगे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखिए बेटा आपका आज का काम सिर्फ इतना है कि आप लोग इस पूरी थ्योरी को कॉपी में लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे और उसे लर्न करेंगे। और फिर भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हो बेटा।